हेलो नमस्ते लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर में आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिज़म है क्या। तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि जो कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि नहीं, अब अगर नेपोलियन का रूल ख़त्म हो गया है, नेपोलियन मारा गया है, और तो क्या करें कि 1799 से लेकर जो 1815 तक का टाइम था, अब उसको हम लोग भूलें और फिर से क्या करें, जो हमारी पुरानी आइडेंटिटी थी, पुराना जो कल्चर था, उसको हम लोग फिर से लेकर आएँ और वही सोसाइटी फिर से डेवलप हो। तो इन्होंने सबसे पहले प्रिजर्व करना स्टार्ट किया अपने पुराने जो डायनेस्टी थी उसको, और ये चाहते थे कि वही ऑर्थोडॉक्सल सोसाइटी जो है वो रहे। इन्होंने क्या किया, जो मोनार्क है उसकी डिमांड की कि मोनार्की फिर से स्थापित हो, चर्च का रूल हो, ठीक है। और जो सोशल हैराकी थी, सोशल हैराकी का मतलब हो गया कि अपर क्लास को बेनिफिट मिलना, लोअर क्लासेस जो है वो स्लेव्स होंगे। तो इस चीज़ को इन्होंने क्या कहा कि वही रहेगा। आप कितना भी जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन पब्लिक है, वो कितना भी हल्ला करे कि नहीं डेमोक्रेसी आई थी और उसमें ऐसा होता था, तो हम लोग उसको नहीं मानेंगे। कंजर्वेटिव्स ने ये कहा। फिर है कि ऑटोक्रेटिक रूल की इन्होंने बात की कि राजा का शासन ही होना चाहिए। उसके अलावा इनका ये मानना था कि अगर कोई इनको क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको जेल में बंद कर दो, इनके किसी भी फैसले पे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है। इन्होंने कह दिया अगर कि दिन को रात कह दिया तो हाँ मान लो कि रात है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये भी माना कि जो सेंसरशिप है उसको भी अप्लाई किया। अब सेंसरशिप है क्या, तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि इनके खिलाफ, ये जो कंजर्वेटिव्स थे, इनके खिलाफ ना तो आप सॉन्ग्स लिख सकते हो, ना ही न्यूज़पेपर में कुछ भी इनके खिलाफ बातें की जा सकती है, मैगजीन्स में नहीं की जा सकती। मतलब पूरी तरह से आप अगर देखोगे तो ये राजा का शासन ही मानते थे कि ये होना चाहिए और राजतंत्र हो और सब उसके अंडर रहें। किसी को वो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी वाला शासन था, या फिर आप कहोगे कि सिविल कोड में जो प्रेफरेंसेस दिए थे नेपोलियन ने, उसको इन्होंने क्या कहा कि यहीं पे ख़त्म करो और ऐसी सोसाइटी ही हम चाहते हैं और ऐसा ही बनना चाहिए। तो ये तो हो गए कि ये कंजर्वेटिव्स थे। अब हम लोग बात करेंगे कि जब प्रैब ने, ठीक है, प्रैब के बारे में मैंने पहले आपको पढ़ाया है। प्रसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इनको मिला करके एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था कि इनको आप प्रैब बोल सकते हो। तो जब ये इन लोगों ने सिविल कोड को ख़त्म किया, ट्रीटी साइन की, ठीक है, और उसके बाद में फिर शासन जो है वो फ्रांस में पूरी तरह से क्या हो गया कि चेंज हुआ। तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन की चारों कंट्रीज़ ने मिलकर, जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना 1815। इसमें से आपका बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखो, मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है, आपको ये शायद समझ में आए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि 4 कंट्रीज़ थे इसमें, ठीक है, 4 स्टेट्स आप इसको कह सकते हो, जिन्होंने मिल करके एक ट्रीटी साइन की। अब आप कहोगे 1815 में ही क्यों साइन किया, क्योंकि 1815 में ही वॉर हुआ था और उसके बाद में नेपोलियन मारा गया, और इन चारों ने कहा कि अब कोई दूसरा नेपोलियन इस तरह से ना आए और इस तरह से कब्ज़ा ना करे, तो एक ट्रीटी हो जानी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले फ्रांस से 2 पॉइंट यहाँ पे लेंगे कि पहला पॉइंट इसमें ये था ट्रीटी ऑफ वियना में कि बर्बन डायनेस्टी जो है उसको फिर से फ्रांस में रिस्टोर कर दिया जाए। दूसरी बात कही गई कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो अपनी बाउंड्रीज़ तय करे, ठीक है, फ्रांस की, ताकि जो फ्रेंच एक्सपेंसन जो कि नेपोलियन कर रहा था, ठीक है, वैसा कोई फिर भविष्य में ना आ जाए और फिर से अपना शासन जो है उसका एक्सपेंसन ना करने लगे। समझ गए आप सब सेकंड पॉइंट का मतलब, कि कोई भी बाउंड्री तय कर दी जाए जिससे कि कल को अगर फिर से फ्रांस में सत्ता पलट हो तो वो पूरा का पूरा यूरोप कब्जा करने की ना सोचे, इसलिए फ्रांस को बाउंड्रीज तय कर दिया गया फ्रांस के लिए। थर्ड पॉइंट आप देखोगे कि जो प्रसिया है उसको कुछ इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई उसके वेस्टर्न साइड में। ऑस्ट्रिया जो है उसको कंट्रोल दे दिया गया नॉर्थ इटली का, और रशिया को पोलैंड मिल गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप देखोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये लास्ट पॉइंट, कि जो 39 स्टेट्स थे, ठीक है, इनका जो संघ था, कन्फेडरेशन था, इसको जैसे नेपोलियन ने बनाया था उसी तरह से इसको बिल्कुल भी
छोड़ दिया गया है। इसको आप कहोगे कि बिल्कुल भी इसको अनटच्ड रखा गया कि नेपोलियन ने जो किया है उसको रहने दो। तो इन 6 पॉइंट्स में आपको ये समझ में आएगा कि ट्रीटी ऑफ वियना आखिर थी क्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से फिर अब ये तो ट्रीटी साइन हो गई, लेकिन जो क्रांतिकारी तत्व थे, ठीक है, उनको ये सही नहीं लगा कि नहीं फिर से एक बार ये मोनार्क जैसी ही बात हो गई है, तो क्यों नहीं अपने लिए कुछ किया जाए, कुछ क्रांति लाई जाए और एक नेशनलिज्म की भावना लोगों में भरी जाए कि वन नेशन वन स्टेट की बात की जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू की। इसका एम क्या था सीक्रेट सोसाइटी का? तो एम ये था कि ये चाहते थे कि ये राष्ट्रीयता की भावना को, नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करें। उसके अलावा इन्होंने मोनार्क जो था उसको अपोज़ किया कि नहीं, हमें मोनार्क नहीं चाहिए, हमें सबकी आज़ादी चाहिए। इन्होंने ये सोसाइटी को बना करके ये तय किया कि ये क्या चाहते हैं, तो ये फ्रीडम चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक रूल है, ठीक है, जो शासन है, राजा का शासन है, ठीक है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और लास्ट पॉइंट अगर आप देखोगे कि रेवोल्यूशनरीज़ की डिमांड क्या थी या वो चाहते क्या थे, तो वो था नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नेशन स्टेट का मतलब था इनका कि जहाँ अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, अपने हिस्ट्री, अपने ट्रेडिशन के साथ जिया जा सके। बहुत अलग अलग भाषा के बावजूद भी, यहाँ पे डाइवर्सिटी के बावजूद भी लोग जो है वो एक कल्चर के लोग एक साथ मिलजुल कर एक आइडेंटिटी के साथ रह सकें। तो ये तो हो गए रेवोल्यूशनरीज़। अब हम लोग देखेंगे कि ये सीक्रेट सोसाइटी के जो हेड्स थे उनमें से एक हैं गिसेपी मैजिनी। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये थे कौन। तो ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, इटालियन क्रांतिकारी आप कह सकते हो, इतालवी क्रांतिकारी। और ये मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी जो थी कार्बोनरी उसके। ये 1 मार्क्स में आपका आ सकता है या फिर MCQ में ये क्वेश्चन हो सकता है। तो गिसिपी मैजिनी किस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे? तो कार्बोनरी के। उसके अलावा इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की थी। एक था आपका यंग इटली, ठीक है, मार्सलीज़ में, और दूसरा था यंग यूरोप जो कि था आपका बर्न में। उसके अलावा ये विश्वास रखते थे कि जो इटली है उसका यूनिफिकेशन होना चाहिए, उसका एकीकरण होना चाहिए, इटली को पूरी तरह से यूनिफाइड होना चाहिए। तो ये तो हो गया गिसिपी मैजिनी के बारे में कि आप जाने कि गिसिपी मैजिनी कौन थे और क्या चाहते थे। अब हम लोग जो ये हमारा सेकंड टॉपिक है इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखेंगे कि स्टार्ट हुआ हमारा कहाँ से, 1789 से लेकर 1799 तक में, ठीक है। हम लोग मानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था ये, और 1799 तक 10 साल तक लोगों ने यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी को एंजॉय किया था फ्रांस में, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसमें हमने ये पढ़ा। उसके अलावा 1799 से 1815 तक का टाइम हम लोग देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम था, जिस समय में कि 1804 में सिविल कोड लाया गया। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि 1815 में जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार होती है, मारा जाता है वो, तो इस समय में प्रैब ग्रुप जो है, ठीक है, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की और जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में फॉर्म हुई थी, साइन की गई थी, सॉरी। और उसके बाद में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ने सीक्रेट सोसाइटीज़ को आगे बढ़ाया, जिसमें कि गिसिपी मैजिनी जैसे लीडर्स का नाम बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र के साथ लिया जाता है। हमारा यहाँ तक सेकंड टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।